गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है? इसको पढ़ने का सिग्निफिकेंस ये है कि पिछला जो चैप्टर था, पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पे होता है, किस तरीके से होता है, अच्छा हुआ तो कैसा हुआ, गड़बड़ हुआ तो कैसा हुआ, ये सब पढ़े। लेकिन ये सब का इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है, किस ग्राउंड रूल पे या किस चीज़ के वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, बेसिकली वो चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिस जो है उसका कि इनहेरिटेंस किस चीज़ के वजह से होता है उसका हमको नॉलेज नहीं होगा, तब तक इनहेरिटेंस का एक्चुअल जो एसेंस है या इनहेरिटेंस की जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हमको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में यानी कि इनहेरिटेंस के फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9 से इनफैक्ट क्लास 8 से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है कि डीएनए बनता कैसे है, ठीक है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, आरएनए के कंपोनेंट्स, आरएनए के स्ट्रक्चर, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, इसको कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा, यानी कि डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। दिस फ्लो, ठीक है, दिस फ्लो इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, अब ये फ्लो जो हो रहा है ये क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। डीएनए के अंदर जितना भी क्या कहना चाहिए, ये होता है इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा कोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, सारे कोड्स के फॉर्म में होते हैं। वो कोड्स क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए से जब ये कोड दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसलेट होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि कोई भी जो कोड है, ठीक है, कोड की कॉपी बनाना, ट्रांसक्रिप्ट बनाना। ट्रांसक्रिप्ट का मीनिंग होता है कॉपी। ठीक है, तो जब डीएनए की कॉपी बन रही है यानी कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट बना यानी कि आरएनए बना, ठीक है, ये जो आरएनए है ये क्या करता है, इसके अंदर भी कोडेड इंफॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, तो आरएनए के अंदर के जो कोड्स होते हैं अब वो ट्रांसलेट होते हैं ऐसे कॉमन फॉर्म में जो कि हमारी बॉडी में इजीली एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, इसीलिए आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो कोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसलेट होती है इजी फॉर्म में। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमको ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, इसमें डीएनए की पूरी नॉलेज लेनी है, हमको आरएनए की पूरी नॉलेज लेनी है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है वो पढ़ना है, और फाइनली आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है वो पढ़ना है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए होता क्या है।
ठीक है। अब अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जनरली दो टाइप का होता है, ठीक है। क्या? एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए या ये जो आरएनए है, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करता है, इसलिए दोनों को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल वाइज लें हम लोग तो जो प्लांट्स होते हैं लोअर प्लांट्स से लेकर के हायर प्लांट्स तक, ठीक है, तो लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स तक डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक, मतलब एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उनके अंदर भी एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ठीक है। तो आरएनए सीन में कहाँ आता है? आरएनए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी हद तक, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात करूँ तो स्पेसिफिकली वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ठीक है। तो मोस्टली अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, या प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये सब जो है इनके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अलावा आरएनए जो है वो मोस्टली वायरसेस के अंदर ही क्या करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ठीक है। और कई वायरसेस तो ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ आरएनए के एक या दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो आरएनए जो है वो अपने आप में इन्फेक्शियस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आरएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल किस में एक्ट करता है? एक्सक्लूसिवली वायरसेस में एक्ट करता है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, बट प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए रहता है, और आरएनए जो है बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसका सब्सिडियरी होता है, मतलब कि उसका सबऑर्डिनेट होता है। जैसे अगर मैं ऑफिसर हूँ क्लास 1 तो मेरे नीचे कोई क्लास 2 ऑफिसर होगा, तो डीएनए इज़ द क्लास 1 ऑफिसर और उसके नीचे आरएनए जो है वो क्लास 2 ऑफिसर होगा, और ये जो क्लास 2 ऑफिसर है इसके नीचे और भी छोटे ऑफिसर्स होंगे, यानी कि प्रोटीन, ठीक है। तो प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, उसका सब्सिडियरी है आरएनए, और आरएनए का प्रोडक्ट जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले सकते हैं हेयर के स्ट्रक्चर का या हेयर के हम लोग टेक्सचर के बारे में बात करें, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई मेरे बाल कर्ली होने हैं, ठीक है, कर्ली बालों का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब ये डीएनए के अंदर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये किस में ट्रांसलेट हुई? आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट हुई, ठीक है। अब ये जो आरएनए है इसी मैसेज को किस में ट्रांसलेट करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो मेरे बालों का जो प्रोटीन है वो इस तरीके से बना है कि मेरे बालों में, कर्ली बालों में एक्स्ट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होने से क्या होगा कि बाल जो है वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं और उनका कर्ली टेक्सचर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चलेगा, है ना। अब अगर हम लोग डीएनए से स्टार्ट करें, या इनफैक्ट जनरल बता रही हूँ, सभी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए बता रही हूँ कि जेनेटिक मटेरियल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हम लोग डीएनए को ही ले लेते हैं, ठीक है। डीएनए को हम लोग कहते हैं कि डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। व्हाट इज़ डीएनए? इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर हम लोग कह रहे हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग दो अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट करते हैं, एक है पॉली और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पॉली किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉली रिप्रेजेंट करता है पॉलीमर को, ठीक है। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोमर कि जिसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड इज़ अ मोनोमर, मतलब डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, ठीक है। तो डीएनए का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग मोनोमर कंसिडर करते हैं।
ठीक है। और जब यही मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो मोनोमर से क्या बन जाता है, मोनोमर से बन जाता है पॉलीमर, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर से, जैसे एक मोती है उसको धीरे धीरे धागे में डालते जाओगे तो माला बन जाएगी, सेम वैसे ही बहुत सारे मोनोमर्स हैं। जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए हम लोग डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज व्हाई डीएनए इज नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अंडरस्टूड? चलो, अब डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना है हमको तो सबसे पहले हमको न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, मतलब एकदम बेसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में? सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है पेंटोज शुगर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग, ठीक। अब ये जो पेंटोज शुगर है इसका 2 वेरिएशन है, एक वेरिएशन होता है डीएनए के अंदर और एक वेरिएशन होता है आरएनए के अंदर। तो पेंटोज शुगर भी 2 टाइप का है, एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, और एक है राइबोज शुगर, ठीक है। 2 तरीके के पेंटोज शुगर होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक होता है राइबोज शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर जिस किसी जेनेटिक मटेरियल में हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, ठीक है। और राइबोज शुगर जिस जेनेटिक मटेरियल में हुआ वो क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है डीएनए में और राइबोज शुगर रहता है किसमें, आरएनए में, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, पेंटोज शुगर के बाद में क्या होता है, पेंटोज शुगर के बाद में होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर के बाद में होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये अगेन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप का होता है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरीन जो है ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है। प्यूरीन जो है 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो 9 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है प्यूरीन, ठीक है। और पिरिमिडीन जो है ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर जो है इट वुड बी लाइक दिस। प्यूरीन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से 9 कार्बन कंटेनिंग होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग होता है इस तरीके से, ठीक है। अब प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों के और भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों के और भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्यूरीन 2 टाइप का होता है, एडिनाइन
एंड ग्वानीन, ठीक है, एडिनाइन एंड ग्वानीन 2 टाइप का होता है प्यूरिन, और पिरिमिडीन जो है 3 टाइप का होता है। पहला है साइटोसिन, दूसरा है थाइमीन और तीसरा है यूरैसिल। ठीक है, पिरिमिडीन 3 टाइप का, साइटोसिन, थाइमीन और यूरैसिल। ठीक है, अब ये जो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन है ये दोनों डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसेस कॉमन होते हैं, बस एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो चेंज होता है। कैसे? एडिनाइन, ग्वानीन, साइटोसिन और थाइमीन, ये चारों रहते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, एडिनाइन, ग्वानीन, साइटोसिन और थाइमीन ये चारों रहेंगे डीएनए के अंदर। ठीक है, उसके बाद आरएनए में क्या क्या रहेगा? एडिनाइन, ग्वानीन, साइटोसिन और यूरैसिल। तो आरएनए में यूरैसिल जो है वो क्या करता है? थाइमीन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, डीएनए में एडिनाइन, ग्वानीन, साइटोसिन और थाइमीन, और आरएनए के अंदर एडिनाइन, ग्वानीन, साइटोसिन और यूरैसिल। ठीक है, अब इनको हम लोग हमेशा क्या करते हैं? फुल फॉर्म में हम लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं, वी एब्रीविएट देम, उनको एब्रीविएट कर देते हैं। एडिनाइन का सिंबल है A, ग्वानीन का है G, साइटोसिन का है C, थाइमीन का है T और यूरैसिल का एब्रीविएटेड फॉर्म है U। ठीक है, AGCTU, इस तरीके से हम लोग इनको एब्रीविएट करते हैं और इसी फॉर्म में हम लोग इनको ATGC या ATGU इस तरीके से हम लोग जो है आने वाले आगे के टॉपिक्स में हम लोग इनको डील करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो 2 चीज़ें हो गई, पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड में जो तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी किसके अंदर रहता है? नाइट्रोजनस बेस के अंदर। इस फॉर्म में जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। पहला था हमारे पास क्या? राइबोज शुगर था, फिर आया नाइट्रोजनस बेस और तीसरा हमारे पास क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? ये तीनों चीज़ें मिलकर के जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसको बनाती हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए बाई प्रिंसिपल क्या होता है कि सबसे पहले जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस और लास्ट में आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होता है। ठीक है, तो जो आपका राइबोज शुगर है प्लस जो नाइट्रोजनस बेस है ये सबसे पहले ऐड होगा। राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस सबसे पहले ऐड ऑन होगा और जब ये दोनों जुड़ते हैं तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। तब सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब जो राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये होता है, ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच के बॉन्ड। ठीक है, अब दोनों से मिलकर के क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, अब ये जो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे, ऐड होकर के एक लंबा थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो कैसे बनेगी, ये है आपका न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, 3 एंड 4, इस तरीके से मान लेते हैं ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज़ है, ये जो बॉन्ड्स के नाम मैं तुम लोगों को बताते जा रही हूँ, बॉन्ड्स के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख देते हैं और न्यूक्लियोटाइड राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख देते हैं हम लोग, तो वो जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब होता क्या है कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आएगी, अब इस चीज़ को याद रखना कि मैंने उल्टा लिखा है इसको। ठीक है, ऐसा किस लिए, क्योंकि कोई भी दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है कभी पैरेलल नहीं चलते, हमेशा एंटी पैरेलल चलते हैं। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कभी भी पैरेलल नहीं चलेंगे, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं, चाहे वो डीएनए का केस हो चाहे वो आरएनए का केस हो, हमेशा एंटी पैरेलल चलेंगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दिख रही हैं, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं ये आपस में किससे जुड़ेंगी, ये आपस में जुड़ेंगी हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे तो बन रहा है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ATGC हो सकता है, और ये वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें भी नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगे ATGC। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ATGC, ठीक है, उनके बीच में बनते हैं। ठीक है, तो जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं उनके अंदर के जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे
उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तब कहीं जाकर के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग और डिटेल में जब डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। ये तो बेसिक था जो कि डीएनए और आरएनए के ऊपर, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब हम लोग आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है डीएनए के अंदर, इसलिए। ठीक है, अब सबसे पहली बार डीएनए की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई? ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक नाम के। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है डीएनए की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, कौन से टेक्निक का यूज़ किया था? उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ किया था, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के यूज़ से उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब ये कब हुआ था? ये हुआ था ईयर 1953 में। ठीक है, तो ईयर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया था। ठीक है, और उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसीलिए आज जो डीएनए का करंट मॉडल हम लोग पढ़ते हैं या करंट मॉडल हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं, या वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब 1953 में उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। बहुत बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि उसके पहले तक डीएनए होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, हम लोग ऐसी बातें करते थे, लेकिन इनकी डिस्कवरी से क्या हुआ कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्योंकि एस्टैब्लिश हो गया, तो इस चीज़ का प्रूफ मिल गया सभी लोगों को कि हाँ भाई, जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज़ होती है और उसका प्रूफ हमारे पास है। तो ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी, इसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को ईयर 1954 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक को 1954 में मेडिसिन के फील्ड में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला उनके डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अब वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था डीएनए का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब डीएनए के कुछ बेसिक हम लोग फीचर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती हैं, ठीक है, उसका भी पॉलीमर होता है डीएनए। और डीएनए जो है दैट इज़ ऑलवेज हेलिकली ट्विस्टेड। हेलिकली ट्विस्टेड मतलब लाइक दिस। ओके, डीएनए में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 है, और दोनों जो चेन्स हैं वो क्या रहेंगी? एक दूसरे से पर्टिकुलर एंगल पे हेलिकली ट्विस्टेड रहती हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए का हेलिकली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, ये किस वजह से आता है? क्योंकि जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया था, वो सर्टेन एंगल पे होता है। उस एंगल के वजह से जो है इस तरीके का ट्विस्ट जो है वो डीएनए के थ्रेड पे या डीएनए के स्ट्रैंड पे आता है। ठीक है, अब डीएनए के हम लोग बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसका पीएच क्या होता है? डीएनए का एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, अब डीएनए को सबसे पहले जो है आइसोलेट किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने तो स्ट्रक्चर ज़रूर प्रपोज किया था, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था उसका, लेकिन डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करने का काम जो है फ्रेडरिक माइशर ने किया था।
फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिच माइशर. Okay, DNA was first isolated by Friedrich Miescher in the year 1869. ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स. ठीक है, पस के जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं पस में, ठीक है, उसके सेल्स में से फ्रेडरिक माइशर ने सबसे पहले डीएनए को क्या किया था, आइसोलेट किया था. और उस टाइम पे उन्होंने डीएनए का नाम दिया था न्यूक्लिन, NUCLEIN, न्यूक्लिन जो है वो उन्होंने नाम दिया था. ठीक है, इसके बाद में धीरे 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 बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो वर्क करते गए. उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से डीएनए मिला. ठीक है, उनको दूसरे सेल्स के अंदर, मतलब प्लांट के सेल्स हो गए, दूसरे एनिमल के सेल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हो गए. ठीक है, उनके अंदर से स्लोली जो है उनको डीएनए जो है मिलने लगा. ठीक है, अब जितने भी डीएनएज मिले थे, जितने भी साइंटिस्ट को, ठीक है, उसमें से कुछ डीएनए जो है वो सेल्स में से तो मिला ही था, उसके साथ साथ कुछ डीएनए जो है उनको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से भी मिला था. ठीक है, तो इस तरीके से जो दो तरीके के डीएनए मिले, एक सेल के न्यूक्लियस से भी मिला, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से भी मिला. ठीक है, तो उस बेसिस पे उन्होंने जो डीएनए था उसको दो टाइप में डिवाइड किया. एक था क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए जो कि न्यूक्लियस से मिला था. ठीक है, क्रोमोसोमल या न्यूक्लियर डीएनए जो कि न्यूक्लियस से मिला था. और दूसरा था ऑर्गेनेल डीएनए जो कि उनको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से मिला था. ठीक है, क्रोमोसोमल या न्यूक्लियर डीएनए और ऑर्गेनेलर डीएनए. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्रोमोसोमल या न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनेलर डीएनए होता है इसके साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं. ऑर्गेनेलर डीएनए जो होता है दैट इज़ प्लेन एंड सिंपल डीएनए, नथिंग एल्स. लेकिन जो न्यूक्लियर और क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें डीएनए के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. तो उसके डिटेल में हम लोग फिर बाद में और आगे देखेंगे. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों तरीके के डीएनए में. ठीक है, अब हम लोग बेसिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उस पर आते हैं. ठीक है, बेसिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले बोला कि डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है. ठीक है, मेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितने होते हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और हेलिकली ट्विस्ट होते हैं. ठीक है, ऐसा क्या किया? वॉटसन एंड क्रिक ने बोला. ठीक है, उसके बाद में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की लेंथ है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो लेंथ है वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, और ऑर्गेनिज्म अगर छोटा है जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो सकती है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, एक वायरस है. ठीक है, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज.
ठीक है। ये जो वायरस है ये एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, मतलब बैक्टीरिया को ही अटैक करता है, ह्यूमंस को अटैक नहीं करता, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है, ठीक है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो 5386 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, मतलब उसके डीएनए के अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे अगर हम लोग अपने डीएनए को कंपेयर करें तो हमारा डीएनए इतना लंबा होता है कि ये जो पूरी स्कूल की लंबाई है वो कम पड़ जाए, ठीक है। हमारा डीएनए एक सेल के अंदर इतना डीएनए होता है कि उस डीएनए से हम लोग अर्थ को, पूरे अर्थ को 4 बार लपेट सकते हैं। इतना डीएनए हमारे एक सेल के अंदर होता है, पूरे अर्थ को 4 बार लपेट सके इतना डीएनए एक हमारे सेल के अंदर होता है। तो सोचो हमारे सेल के अंदर कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स भरे पड़े होंगे, ठीक है। अब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो भाई उसको पैक करने में भी बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती होगी, तो उसके पैकेजिंग के बारे में हालांकि बाद में हम लोग बात करेंगे। तो डीएनए जो है उसका लेंथ जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डुप्लेक्स बनाता है। डुप्लेक्स यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डुप्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डुप्लेक्स है ठीक है, इस तरीके से जो है ये डुप्लेक्स बनेगा, क्लियर। अब ये जो है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 और ये आपका हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये जो डीएनए है इसका भी कुछ मतलब वो होगा, माप होगा कि भाई इतना लंबा है, इतना चौड़ा है ना। तो उस चीज़ को मैं मेजरमेंट्स को बताती हूँ कि हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम वाइड। आवर डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम वाइड। इसको एंगस्ट्रॉम इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का एब्रीविएशन सिंबल जो है वो ये, ठीक है। तो हमारा डीएनए जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए है इसमें आप लोग देख रहे हो हेलिकली ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो हेलिकली ट्विस्ट होने पर क्या करता है कि वो इस तरीके के राउंड्स बनाता है, ठीक है। मतलब एक ट्विस्ट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक राउंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक राउंड में, ठीक है, मतलब एक ट्विस्ट या एक राउंड जो है इसकी भी पर्टिकुलर लेंथ होती होगी, ठीक है। तो एक ट्विस्ट है डीएनए के अंदर या एक राउंड जो होता है उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक ट्विस्ट या एक राउंड जो होता है डीएनए में, ठीक है, उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एक ट्विस्ट के अंदर जनरली 10 न्यूक्लियोटाइड्स का बेस होता है, ठीक है। एक ट्विस्ट के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 ही आ रहा है, ठीक है। मैं 8 बना रही हूँ, लेकिन एक ट्विस्ट के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है।
एक ट्विस्ट के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा, है ना। 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी कुछ तो स्पेस होगा। तो 34 को अगर हम लोग डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आएगा? 3.4। मतलब कि कोई भी जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का जो स्पेस है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि जब ये जो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये आपस में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो ट्विस्ट करने से दोनों के बीच में थोड़ा सा ये आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक जो गैप है ये छोटा है, ठीक है, और ये जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, ये गैप क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ये जो दोनों गैप होते हैं इसका भी नाम है। ठीक है, जो छोटा गैप है, ठीक है, दिस इज नोन एज द माइनर ग्रूव। The smaller gap is known as the minor groove and the larger gap it is known as the major groove. ठीक है, तो 2 ग्रूव या 2 गैप्स है हमारे पास। फर्स्ट इज द स्मॉलर वन दैट इज द माइनर ग्रूव एंड सेकेंड इज द लार्जर वन दैट इज द मेजर ग्रूव। ठीक है, तो इनका भी कुछ लेंथ होगा, मेजर और माइनर ग्रूव का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, है ना। तो माइनर ग्रूव जो है दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग एंड द मेजर ग्रूव इट इज 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब ये जो था बेसिक स्ट्रक्चर था डीएनए का, जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब वॉटसन एंड क्रिक ने और भी चीज़ें एक्सप्लेन करी इसके अंदर। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर था ये बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन हमको डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखना है, पढ़ना है। कैसे कि पेंटोज शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे, किस तरीके से, कौन से बॉन्ड से होगा, ठीक है, कैसे जुड़ेगा, और फिर वो जो आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड से फिर फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक ही हम लोग कंक्लूड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।